हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और शनिवार की सुंदर सुबह में आपका फिर से स्वागत है। और मैं स्मिता माथुर, आपकी सहेली। मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है साहिल। और जैसा पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मेरे बचपन मतलब मैं टीनेजर थी, उस समय हम लोग के पड़ोस में एक दीदी रहती थी, रेनू दीदी, लगभग 20 साल की। और वो एमए कर रही थी और उसके साथ साथ गाना बहुत अच्छा गाती थी। उनके गाने की आवाज़ हमको अपने आंगन में सुनाई देती रहती थी। वो दिन भर टेप रिकॉर्डर बजा के उसके साथ में गाने गाती थी। बहुत स्मार्ट थी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे और बहुत मस्त थी। वो हमारी लीडर थी और उनके पीछे पीछे हम लोग नदी के किनारे घूमते रहते थे। और एक और भी फैमिली रहती थी, क्रिश्चियन फैमिली साथ में, जिनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा था डेविड, जो उनसे, रेनू दीदी से 1 साल छोटा था। और मोना थी लड़की, बिटिया, वो मुझसे थोड़ी छोटी थी, 11th में थी। तो हम लोग सब बच्चे, हम लोग 4 भाई बहन और ये सब लोग, सारे बच्चे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे वहाँ पे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, किसी कारणवश पुल के ऊपर कुछ लोड आ रहा था, तो उस बहुत खूबसूरत बंगलेनुमा घर को तोड़ना पड़ा था। सरकार की ओर से निर्देश हुए थे और हम लोग सबको दूसरे घरों में जाना पड़ा था, दूसरे सरकारी जो कॉलोनीज़ होती हैं उनमें, शहर के बीच में बसी हुई। फिर हम लोग सब अलग अलग हो गए और फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मिले। लेकिन वो इम्प्रेशन मेरे ऊपर बहुत स्ट्रांग था। मुझे नहीं पता कि रेनू दीदी कहाँ चली गई, बाकी मोना या डेविड कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जीवन चलता रहता है। और उसके बाद रेनू दीदी के बारे में बहुत बड़े होने के बाद पता लगा, और बस आगे का नेक्स्ट पार्ट उसी पर आधारित है। तो चलिए मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हूँ, जिसका नाम है साहिल। जिंदगी का सफ़र चलता रहा। हम चारों भाई बहन पढ़ लिख कर अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए। मेरी और बड़े भाई की शादी भी हो गई। एक बार मम्मी ने बड़ी दुखी आवाज़ से फ़ोन पर बताया कि वो लोग रेनू दीदी से मिले थे। उस समय उनके फादर कानपुर में पोस्टेड थे। जब पापा मम्मी उनके घर मिलने गए तो रेनू दीदी नवंबर की तेज़ धूप में बाहर आंगन में खाट पर बैठी थी। छोटी सी 3 महीने की बच्ची को कभी वह कम्बल उड़ाती, कभी रजाई। काला मोटे ऊन का स्वेटर और एक रंग उड़ा भूरा सूट ही उनके शरीर पर था। एक काले दुपट्टे से उन्होंने कानों को ढक रखा था, रेनू दीदी ने, जो इतनी शोक, चंचल और सुंदर थी। सूना माथा और सूनी कलाइयाँ उनके वैधव्य की कहानियाँ सुना रही थी। सॉरी, पीछे के घर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आई एम सॉरी। अपनी उम्र से वह 5 वर्ष बड़ी लग रही थी और अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। कभी वह हंसती, कभी रोती। मम्मी पापा को देखकर भी उन्होंने अनदेखा कर दिया, जैसे पहचाना ही ना हो। काले फ्रेम का चश्मा खासा बदसूरत ही लग रहा था। रेनू की दुखी माँ ने पापा मम्मी को बताया था कि शादी के 9-10 महीने के अंदर ही वह विडो हो गई थी। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अच्छे खासे पढ़े लिखे खूबसूरत डॉक्टर लड़के को दामाद के रूप में पाकर वे लोग खुद को बहुत ही किस्मत वाला समझते थे। इकलौती लड़की की शादी में दिल खोल कर खर्च किया था। ऑरेंज कलर की साड़ी में शादी के दिन वह अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके किसी मौसी ने विदेश से उसके लिए हल्के हरे रंग के कॉन्टैक्ट लेंस भेजे थे, जिससे उसकी खूबसूरती और भी निखर गई थी। शादी के 9 महीने बाद वह अपने डॉक्टर पति के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गई थी। बेहद प्यार करने वाले पति दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बेहद हैंडसम आशीष पर वह दिलो जान से फिदा थी।
अचानक ही एक जगह गाड़ी रोककर आशीष बोला, मुझे घबराहट सी हो रही है। जब तक वह समझे समझे उसके कामदेव जैसे सुंदर पति ने सिर स्टीयरिंग पर रखा और देखते ही देखते चिर निंद्रा में आके मूंगी। 22 वर्ष की नवविवाहिता समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। जब उसके पति के शरीर को हाथ लगाया तो उसका निर्जीव शरीर स्टीयरिंग पर ही लुढ़क गया। चीख मारकर वह बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने उसके पति की मृत्यु का कारण हार्ट फेल होना बताया, लेकिन यह इतना अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के क्यों हुआ कभी कोई नहीं समझ पाया। आज भी अचानक एकदम यंग बच्चों को, यंग लड़कों को एकदम से अटैक आ जाते हैं, हार्ट अटैक क्यों आते हैं कोई समझ ही नहीं पाता। शरीर के अंदर क्या क्या होता रहता है किसी को समझ ही नहीं आता है। 3 दिन बाद जब उसे होश आया तो वह मातृगृह में थी, मम्मी पापा के पास। कभी सुहाग के प्रतीक लाल सुर्ख बिंदी से सज्जित उसका माथा अब सूना था और लाल चूड़ियों से सजे रहने वाले हाथ सूनेपन से उसके माथे का साथ निभा रहे थे। उसका सपनों का देवता, उसे प्यार करने वाला पति उसे छोड़कर दूर, कहीं बहुत दूर चला गया था और उसे पीछे छोड़ गया था पत्नी के गर्भ में पनप रही अपने प्रेम की निशानी। 6 महीने बाद ही उसने इस अभागी बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद काफ़ी दिनों तक रेणु दीदी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चला। जिंदगी अपनी रफ्तार से कटती रही। लगभग 3 साल बाद जब मैं इलाहाबाद गई तो मम्मी ने मुझे एक सुखद और अचंभित कर देने वाली बात बताई कि कुछ दिन पहले वह एक शादी में गई थी। वहाँ उन्हें डेविड मिला था, वही गंगा किनारे रहने वाला डेविड और मोना, जो मैंने बताया था ना, हम लोग के फ्रेंड्स थे। शायद वह उस समय से ही रेणु दीदी को चाहता था मन ही मन में, लेकिन धर्म का बंधन और उम्र का अंतर उसके प्यार में आड़े आ गया था। उस समय उसके पास ना कोई नौकरी थी ना कुछ था, 19 साल का लड़का। उस पतिहीन अबला रेणु का हाथ बचपन के उसी दोस्त डेविड ने थाम लिया था। एक दिन बावली सी हो चुकी रेणु को लेकर वह चर्च गया और वहाँ फादर के सामने उसने कन्फेस किया। डेविड की माँ तो हमेशा से इस प्यारी लड़की को, जो कभी उनका फेशियल किया करती थी और कभी केक बनाया करती थी, बहुत पसंद करती थी। और मोना, वो तो उन पर जान छिड़कती थी। डेविड के परिवार ने कोई अड़चन नहीं डाली, बल्कि बहुत खुशी खुशी रेणु को अपना लिया। 1 महीने बाद चर्च में उनकी शादी हो गई। रेणु दीदी अब बिन मांझी की नाव नहीं रही। उसे डेविड में एक कुशल खेवैया मिल चुका था। डेविड के रूप में एक कुशल मांझी मिल गया था, जिसके मजबूत कंधे उसे साहिल तक ले जाने का भरोसा दिला चुके थे। वो छोटी बेबी को भी उन्होंने अपना लिया था और उसको बहुत प्यार करते थे। जिंदगी से ठुकराई गई एक नारी को उस परिवार ने प्यार से अपनाकर समाज के सामने एक बेहतरीन नज़ीर पेश की थी, एग्जाम्पल पेश किया था। समाज में ऐसे खुले दिल वाले लोग बेले ही हैं। रेणु दीदी की छोटी सी बेटी अब नाना नानी के पास रहने लगी थी, जिसमें उनके लिए रेणु दीदी का बचपन फिर से जीवित हो उठा था। इस बढ़ती उम्र में अब ज़्यादातर लोगों को खालीपन घेरने लगता है। उन्हें एक मकसद के साथ ज़िंदा रहने का बहाना मिल गया था और रेणु दीदी डेविड के साथ खुशियाँ बटोरती नई मंजिलों की ओर कदम बढ़ा चुकी थी। तो बस
यही मेरी कहानी है, मेरी पुस्तक तुम्हारी कहानी से। हालांकि इसमें पुस्तक का नाम उल्टा दिखाई देता है, बट ये इसका कवर पेज है। और आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मार्मिक कहानी है, और एक इसमें कैसे एक यंग लड़की जो विडो हो गई थी, उसको उसके पुराने दोस्त ने सहारा दिया और उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो बस हमारी समाज से यही अपेक्षा है कि अगर कोई लड़की, भले उसकी छोटा बेबी भी हो या किसी भी उम्र की कोई महिला जिसके बच्चे हों, और प्रारब्ध के कारण, प्रारब्धवश वो अपने पति को खो दें, तो समाज में लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उनको दोबारा से उनका विवाह किया जाए और उन्हें दोबारा से घर बसाने का मौका मिले, क्योंकि सारा जीवन वो ऐसे दुख में कैसे बिताएंगे। बस ऐसी यही मेरी समाज से अपेक्षा है, और यही मेरा संदेश भी है। तो चलिए, मेरी कहानी साहिल यहीं समाप्त होती है। अगले सैटरडे को मैं आपके लिए फिर एक कुछ नई कहानी लेके आऊँगी अपनी किसी एक पुस्तक से। और मेरी पुस्तकें अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। अब तक मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे प्रथम है तुम्हारी कहानी, फिर है वो जानी कुछ अनजानी, फिर तीसरी किताब है वामा का इंद्रधनुष, और चौथी है हल्की फुल्की कहानियाँ, जिसमें जीवन की हल्की फुल्के दृश्य दर्शाए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आपको अमेज़ॉन में ये मिल सकती है। तो बस इसी उसके साथ में कि आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते रहेंगे और इसके ऊपर आप कमेंट्स करेंगे। आपके कमेंट्स और आपके सुझावों का मैं बहुत ध्यान रखूँगी, और ये मुझे प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। तो मैं स्मिता माथुर, और ऐसे ही मेरी कहानी आप लोग सुनते रहिए और अपनी प्रेरणा प्रदान करते रहिए। ओके, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।